क्यों मन कर गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम मॉर्निंग मैम। देख रही हूँ हम लोग अपना आज से फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको एक लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट कराया था, लेकिन कुछ बच्चे ऐड नहीं हो पाए थे, इसीलिए हम इसे फिर से रिपीट करेंगे। ये जो आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन, बुक का पेज दिखाई दे रहा है आप सबको? यस मैम। हम ये बुक को रेफर करेंगे, एनसीईआरटी। इस बुक में ये इंडेक्स है आपकी। देयर आर टोटल 5 यूनिट्स इन योर सिलेबस। तो हम लोग फर्स्ट यूनिट से ही स्टार्ट करेंगे, डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। थोड़ी सी ये यूनिट बोरिंग होने वाली है बिकॉज देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो आपको लर्न करनी है, लेकिन अगर हम इस यूनिट से स्टार्ट नहीं करते हैं तो उसके बाद के चैप्टर्स हमें समझ नहीं आएंगे। इन केस ऑफ 12th आप कहीं से भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो, बट 11th में इट विल बी बेटर कि हम सीक्वेंस में ही चलें उससे, ताकि बेसिक्स क्लियर होते जाएं, तभी हायर चैप्टर्स हमें समझ में आएंगे। तो फर्स्ट यूनिट है आपका डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड, जिसमें ये फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, नॉन लिविंग क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में क्लियरली ये बताया गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इन द डिटेल प्लांट किंगडम एज वेल एज द एनिमल किंगडम। जैसे जैसे हर नेक्स्ट यूनिट में हम शिफ्ट होंगे, चैप्टर्स जो है वो और ज्यादा डीप होते जाएंगे। तो जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज कंप्लीटली बेसिक अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैन यू प्लीज म्यूट योर फोन? ये आपकी बुक में इंडेक्स के बाद एक फर्स्ट पेज दिया हुआ है, डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, बिकॉज अगर आप आफ्टर 12th नीट के लिए प्रिपेयर करते हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, इवन इफ यू गो फॉर द रिसर्च पर्पस, उसमें भी आपको जितने भी एग्जाम की प्रिपरेशन आएगी वो नीट एनसीईआरटी बेस्ड होगी। इसीलिए हम एनसीईआरटी को करेंगे। जहां एक्स्ट्रा होगा मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आपको दूंगी। अगर उसको समझने में थोड़ी भी परेशानी होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे डाउट ले सकते हो, अदरवाइज जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तब हम क्लियर कर लेंगे। ज्यादा अच्छा होगा कि अगर साथ साथ आप अपने डाउट्स क्लियर करते जाओ, बुक को रीड करोगे, साथ साथ नोट्स को रीड करोगे। अगर उसके अलावा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपको पढ़ना है तो कोई भी अच्छी बुक आप रेफर कर सकते हो। फर्स्ट ये पेज दिया हुआ है, डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। इस यूनिट का नाम है ये। इस यूनिट के अंदर देयर आर 4 चैप्टर्स, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड द लास्ट वन इज एनिमल किंगडम। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हो आप। थोड़ा सा डिफिकल्ट एक बार लगेगा, शुरू में ये मत सोचना कि कैसे कर पाओगे, क्योंकि जब आप 10th से 11th में आते हो तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आता है। दूसरा ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन को एक फोबिया मत बना के रखना कि समझ में नहीं आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ऑनलाइन में काफी चीजें ऐसी हैं जो ज्यादा क्लियर हो जाती हैं एज कम्पेयर टू ऑफलाइन मोड। तो इसको पॉजिटिवली लो, समझो अच्छे से, माइंड सेटअप ऐसा रखो कि खूब अच्छे से समझ में आएगा। एक बार नहीं आएगा तो दूसरी बार आएगा। कई बार किसी किसी चैप्टर को आपको 3 बार भी रीड करना पड़ सकता है, और ये चैप्टर तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इस पैराग्राफ में कुछ खास नहीं लिखा हुआ, ये मैं बुक से ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। टेक्सोनॉमी वर्ड इसमें बार बार आएगा। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो क्लासिफिकेशन के साथ डील करती है। मींस ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई करना है, कैसे उनकी नेमिंग करनी है, कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन से किंगडम में रखना है, ये सब जो भी डिसाइड करता है, दैट ब्रांच इज नोन एज द टेक्सोनॉमी। आप सिंपल इसको कह सकते हो स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी यू ऑल मस्ट नो कि डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स का होना, और यू कैन सिंपली से वेरिएशंस। हमारे लिविंग वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस हैं, डाइवर्सिटी है, बहुत टाइप्स के प्लांट्स हैं, काफी टाइप्स के एनिमल्स हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डाइवर्सिटी। बायोलॉजी का मतलब है कि स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म्स और स्टडी ऑफ लाइफ। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील्स विद द लाइफ, दैट इज नोन एज द बायोलॉजी। जहां भी बायो वर्ड आ जाता है, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग थिंग्स। एंशिएंट टाइम पर
बहुत पुराने टाइम पे जब ये क्लासिफिकेशन, किंगडम, फाइलम, इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, उस टाइम जो लिविंग वर्ल्ड था उसमें जो जो पुराने लोग थे वो इस पूरे वर्ल्ड को इनएमिनेट मैटर और एमिनेट मैटर में डिवाइड करके रखते थे। इनएमिनेट मैटर का मीनिंग होता है जो अलाइव ना हो, जो जिंदा ना हो, जैसे हवा है, विंड, सी, फायर, इनको कहते हैं इनएमिनेट मैटर। और जो लिविंग है लाइक प्लांट्स, लाइक एनिमल्स, जिनमें रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, डाइजेशन, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, उन्हें नाम दिया जाता है एनिमेट। धीरे धीरे बायोलॉजी में एडवांसमेंट आने लगी, साइंटिस्ट इसको समझने लगे, क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ, टेक्सोनॉमी की ब्रांच आई, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस समझ में आया, तब जाकर ये इनएमिनेट और एमिनेट वर्ड्स का यूज ना करके लिविंग, नॉन लिविंग का यूज किया गया और डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स को क्लासिफाई किया गया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एनसीईआरटी को हम फॉलो करेंगे, राइट। वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द बायोलॉजी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप इसे डिटेल में करते हो तो 100% क्वालिफाई कर सकते हो आप, बट द कंडीशन इज कि ये 100% प्रिपेयर होनी चाहिए, इसकी हर एक लाइन, हर एक वर्ड क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। 10th से 11th में जब आप आते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया आएगा, जो आपने पढ़ रखा है उसी को ही इलेबोरेट करना है आपने। देयर आर टोटल 5 यूनिट्स इन द 11th बायोलॉजी। फर्स्ट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। 4 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब है कि लिविंग वर्ल्ड में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी वेरिएशंस हैं, कितने तरह के प्लांट्स मिलते हैं, कितने तरह के एनिमल्स मिलते हैं। टेक्सोनॉमी वो ब्रांच है साइंस की जो इन सबका क्लासिफिकेशन करती है। बायोलॉजी वो साइंस है जिसमें हम सभी लिविंग प्रोसेसेस, लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, कितनी लिविंग फॉर्म्स हैं, कितने लिविंग प्रोसेसेस हैं, हमारी लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, that all comes under the category of biology. जब कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ था, साइंटिस्ट को कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, उस वक्त जो एंशिएंट पीपल थे वो पूरी लिविंग वर्ल्ड को इनएमिनेट मैटर और एमिनेट मैटर, इन 2 चीजों में डिफाइन करते थे। इनएमिनेट मैटर का मतलब था कि जो अलाइव नहीं है, जो जिंदा नहीं है, जैसे हवा है, पानी है, फायर है। एमिनेट जो लिविंग है, लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, ये छोटे छोटे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल वर कैटेगराइज्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ एमिनेट। लेकिन बाद में क्या हुआ, एडवांसमेंट आती गई और धीरे धीरे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गई। प्लीज आप लोग अपनी कॉपी और पेन साथ रखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ लिखवा दूंगी। बायोलॉजी को हम डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द लाइफ and living organisms. Next है, father of biology is known as एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक, इनका बायोलॉजी में बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बायोलॉजी की बहुत बड़ी रिसर्चेज इन्होंने की थी, डिस्कवरीज इन्होंने की थी। दैट इज व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ ज़ूलॉजी। नेक्स्ट नेम है थियो मैम फादर ऑफ कौन है? सॉरी, Theophrastus is known as father of botany. एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है और फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी बोला जाता है। बायोलॉजी मैंने आपको बताया, द स्टडी ऑफ लाइफ एंड स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 मेन ब्रांचेस आती हैं, एक है ज़ूलॉजी एंड द नेक्स्ट वन इज बॉटनी। इसे ध्यान से समझो, बहुत बेसिक है ये। जब भी आप लाइफ के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करते हो, दैट साइंस इज नोन एज द बायोलॉजी, राइट। बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी करना। अब बायोलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि ये भी लिविंग है। वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्लांट्स बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग। तो जब आप प्लांट्स की डिस्कशन करते हो, दैट ब्रांच इज नोन एज बॉटनी। ये बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों बायोलॉजी की ही ब्रांचेस हैं। आप अपनी बुक का इंडेक्स ध्यान से देखना, उसमें कुछ चैप्टर्स प्लांट से रिलेटेड है और कुछ चैप्टर एनिमल से रिलेटेड है। मींस कुछ चैप्टर बॉटनी के हैं और कुछ किसके हैं, ज़ूलॉजी के। तो ये जो एरिस्टोटल है, ही इज known as father of zoology
और ओवरऑल फादर ऑफ बायोलॉजी। बट अगर स्पेसिफिकली बॉटनी का पूछा जाए तो ही इज थियोफ्रेस्टस। आई एम रिपीटिंग हिज नेम, थियोफ्रेस्टस। ही इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। ये नोट्स हैं, ये मैं क्लास के बाद आपके साथ, कल मैं शेयर वैसे कर भी चुकी हूँ, मैं फिर से शेयर करूंगी ये पीडीएफ। हैंड राइटिंग समझ नहीं आती है तो किसी भी वर्ड पे कहाँ भी कोई इशू आता है तो उसे मार्क करके आप मुझसे पूछ सकते हो कि वो क्या लिखा हुआ है। बेटर रहेगा कि आप अपनी नोटबुक साथ साथ तैयार करो, अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि बायोलॉजी में राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। अगर आप लिख नहीं पाओगे तो बहुत दिक्कत है उसमें। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1 एनसीईआरटीज में मेंशन्ड है ऑलरेडी, प्लस जो भी एक्स्ट्रा मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें ऐड कर रखा है। इसके साथ साथ आप बुक की रीडिंग जरूर लोगे, नोट्स पे बेस्ड आप नहीं रहोगे लेकिन लिखोगे जरूर इसको साथ में। इसमें सिर्फ पैटर्न बताया हुआ है कि रिप्रेजेंट कैसे करना है उस चैप्टर को। Whenever we talk about the living beings और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हम उनके फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि लिविंग का फीचर क्या है और नॉन लिविंग का फीचर क्या है। जब आप लिविंग के बारे में बात करोगे, इस चैप्टर का नाम ही यही है, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारा मेन फोकस रहता है उनके फीचर्स पर, कि ऐसे कौन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, राइट। अगर हम लिविंग की बात करते हैं तो हम बहुत फटाक से बोल सकते हैं कि जो ग्रो कर रहे हैं वो लिविंग है, जिनमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो खाना खा रहे हैं, खाने को पचा रहे हैं, दे आर लिविंग। जो मूव कर रहे हैं, चल फिर सकते हैं, दे आर लिविंग। रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आगे बच्चों को जन्म दे सकते हैं, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, दे आर लिविंग। क्योंकि हमें पता है जो नॉन लिविंग चीजें हैं, चेयर है, बेड है, आपके घर में फर्नीचर है, जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं वो ये सब काम नहीं कर पा रही है। ये अब तक हमें पता था, बट अब आप थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करोगे कि ये जो आप नाम ले रहे हो, ग्रोथ जो आप बोल रहे हो, यहाँ पे हमें ये डिस्कस करना है कि वो ऐसे फीचर्स कौन से हैं जो एक्सक्लूसिवली लिविंग के हैं, बाकी किसी को वो डिफाइन नहीं करते। ग्रोथ है, ग्रोथ को कैसे डिफाइन कर सकते हो? ग्रोथ का मतलब है किसी भी चीज का साइज इंक्रीज होना। हम कह सकते हैं कि सभी लिविंग बींग्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, राइट। बट मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ये कि लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हमें मेन ये डिस्कस करना है कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस क्या है। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग बींग्स। लिविंग के आज तक जो भी आप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते आए हो, यहाँ पे अभी आपको ये डिस्कस करना है कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक जो आपने आज तक पढ़े हैं, जो आप बोलते हो कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, क्या वो रियल में लिविंग पे ही अप्लाई होते हैं या दोनों पे अप्लाई होते हैं। मेन तो हमें उसका ये डिफरेंस समझना है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में हमें शुरू से पता है कि जो लिविंग होंगे वही ग्रो करते हैं, जो नॉन लिविंग है वो ग्रो नहीं करते। बट ये ट्रू नहीं है। इवन जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो भी ग्रो कर सकते हैं, नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो करती हैं। सभी नॉन लिविंग ग्रो नहीं करती, बट कुछ नॉन लिविंग ग्रो करती हैं। यहाँ हमारा फोकस है उन फीचर्स के ऊपर जो एक्सक्लूसिवली लिविंग है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ जो लिविंग के लिए ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉन लिविंग के लिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई नहीं होते। ग्रोथ है रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन करना, रिस्पॉन्स टू दिस स्टिमुलाई, अपने आसपास के स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना, मूवमेंट करना, अपने हाथ पैर हिलाना, अपनी बॉडी को हिलाना, या एक जगह से दूसरी जगह तक चल कर जाना, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये सारे जो जनरल फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ग्रोथ का मतलब होता है साइज में इंक्रीज होना, मास में इंक्रीज होना, एंड नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज होना इन टर्म्स ऑफ द
लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ द क्वेश्चन इज कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सब काम कर सकते हैं क्या, नॉन लिविंग नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. नॉन लिविंग जो है कुछ चीजें हैं वो भी ग्रो करनी है. एंड द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज माउंटेन्स. क्या पहाड़ ग्रो नहीं करते? बिल्कुल ग्रो करते हैं. वो नॉन लिविंग है, क्या वो ग्रो करते हैं? बिल्कुल ग्रो करते हैं, लेकिन उनकी जो ग्रोथ होती है वो हम लोगों से अलग है. हम जब ग्रो करते हैं, लिविंग बींग्स जब ग्रो करते हैं, वो अंदर से ग्रो करते हैं, इनसाइड. लेकिन जो पहाड़ हैं ये जो ग्रो करते हैं ये आउटसाइड ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि शुरू आज जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, अगर हम हिमालय का ही एग्जाम्पल ले लें, ये पहाड़ शुरू से कोई बहुत बड़ा नहीं था. सपोज पहले इसका साइज इतना था, कुछ टाइम तक यहाँ यहाँ इतने एरिया में इस पे डिपोजिशन होता गया. फिर थोड़े टाइम बाद, कुछ सालों बाद इसका डिपोजिशन और होगा. डिपोजिशन ऑफ व्हाट? डिपोजिशन ऑफ सॉइल, डेब्रीज, ये सब मटेरियल इस पे डिपॉजिट होता गया. कहीं से कोई सीड आके गिर गया और वो सीड ग्रो कर गया, इस पे ट्रीज बन गए. फिर कुछ सालों के बाद और डिपोजिशन होता गया. तो ये क्लियरली यहाँ पे शो कर रहा है कि माउंटेन्स भी ग्रो करते हैं, राइट? जरूरी नहीं है कि लिविंग भी ग्रो करेंगे. तो अब ये जो फीचर है ग्रोथ, ये एक्सक्लूसिवली लिविंग बींग्स का हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता. एक्सक्लूसिवली नहीं हो सकता, क्योंकि लिविंग भी ग्रो करते हैं और नॉन लिविंग भी ग्रो कर सकते हैं. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज माउंटेन्स. बट द डिफरेंस इज ये बाहर से ग्रो कर रहे हैं, दे आर ग्रोइंग ऑन दी आउटसाइड. बट जब हम ग्रो करते हैं, लिविंग बींग्स ग्रो करते हैं, वी ग्रो फ्रॉम दी इनसाइड. हम अंदर से ग्रो करते हैं. हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होता जाता है. सपोज ये किसी की बॉडी है, पहले एक सेल थी, 1 डिवाइड हुई तो कितनी बन गई? 2. फिर 2 डिवाइड हुई तो 4. हमारे बर्थ से लेके डेथ तक हम कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है. तो वी लिविंग बींग्स आर ग्रोइंग फ्रॉम द इनसाइड, but these non-living things like mountain, they are growing from the outside. ग्रो दोनों ही कर रहे हैं, इसीलिए एक्सक्लूसिव फीचर जो ग्रोथ है वो लिविंग बींग्स का नहीं हो सकता. The next point is response to the stimuli. स्टिमुलस का मतलब होता है कोई बाहर से स्टिमुलस मिलना आपको. सपोज किसी ने हमें थप्पड़ मारा, हम इंस्टेंट उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, या तो पीछे हट जाएंगे या सेम रिस्पॉन्स देंगे उसको. हम भी वैसा ही करेंगे उसके साथ. किसी गर्म चीज को आपने हाथ लगाया, एकदम से आप अपना हाथ पीछे हटा देते हो, दैट इज द स्टिमुलस. कि स्टिमुलस मिला, सेंसेशन हुई बॉडी में और उसको हमने पीछे कर दिया. हम बैठ के कुछ पढ़ रहे हैं, हमारे पास से कोई होके गुजरता है तो हमें पता होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है. लेकिन जो नॉन लिविंग है वो ये फीचर नहीं रखते, राइट? इस रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉन्शियसनेस, राइट? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आप कितने कॉन्शियस हो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर, कितना एक आप जानते हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है. जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास की चीजों को, राइट? अब नॉन लिविंग अवेयर नहीं होते, ये पता है हमें. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर एक इंसान कोमा में है, कोमा समझते हो आप लोग? एक ऐसा इंसान जो बेड पे पड़ा है, हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बट वो जिंदा है, डेड नहीं है वो. क्या वो लिविंग है? ऑब्वियसली वो लिविंग है. कोमा में कोई पर्सन है, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, बट वो जिंदा है. डॉक्टर उसको कोई इंजेक्शन देता है, कोई मेडिसिन देता है, उसे ड्रिप के थ्रू ग्लूकोज दिया जाता है या एनर्जी का कुछ भी दिया जाता है, तो उसकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है. तभी तो हम कह रहे हैं कि वो डेड नहीं है. तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है. तो रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई और कॉन्शियसनेस, ये एक ऐसा फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग का है, नॉन लिविंग इसको शो नहीं कर सकते. माउंटेन्स हैं, ग्रो कर रहे हैं वो, बट वो कॉन्शियस थोड़ी है उनके आसपास क्या हो रहा है, उन्हें नहीं कुछ समझ में आएगा, वो नॉन लिविंग है. आपके घर में टेबल है, चेयर है, बेड है, दरवाजे हैं, कुछ भी फर्नीचर है, दे डू नॉट रिस्पॉन्स टू दिस स्टिमुलाई. लेकिन जैसे माउंटेन्स है वो ग्रो तो कर ही रहे थे, तो हम ग्रोथ को नहीं कह सकते कि सिर्फ लिविंग का फीचर है. बट कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्स टू दिस स्टिमुलाई, दिस इज द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ द लिविंग. ये फीचर नॉन लिविंग पे अप्लाई नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता. कोमा में एक पर्सन है, उसको हम डेड कंसीडर नहीं कर सकते. वो वैसे आसपास क्या हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बट
श्योरली वो ड्रग्स को, मेडिसिन को, इंजेक्शन, या ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन, इंजेक्शन को, इन सबको रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट फीचर है रिप्रोडक्शन करना। रिप्रोडक्शन एज द नेम इंडिकेट, री का मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन तो आपको सबको पता होगा कि प्रोड्यूस करना। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, री एंड प्रोड्यूस, फिर से किसी को प्रोड्यूस करना, ठीक है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना इज नोन एज दी रिप्रोडक्शन। क्या ये फीचर सभी लिविंग और नॉन लिविंग में है या सिर्फ लिविंग में है? मतलब हमें ये चेक करना है कि ये सिर्फ लिविंग का है या ये दोनों का है, राइट? अब ये जो लिविंग बींग्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करते, ये तो बिल्कुल क्लियर है हमारे लिए। बट क्या सभी लिविंग बींग रिप्रोड्यूस करते हैं? नो, सभी लिविंग बींग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज कितने लिविंग बींग ऐसे हैं जो इनफर्टाइल हैं। फर्टाइल मतलब आप समझते होंगे, फर्टाइल वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स विच कैन रिप्रोड्यूस। उसके बाद है इनफर्टाइल, यहाँ पे आप अनफर्टाइल नहीं लिख सकते हो, ध्यान रखना इस वर्ड को, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब है दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ऐसे कितने सारे इंसान ऐसे हैं जो अपनी संतान को जन्म नहीं दे सकते, विच कैन नॉट गिव बर्थ टू दी यंग वंस, तो उन्हें क्या नाम दिया जाता है? इनफर्टाइल का। अब तो रिप्रोडक्शन के बारे में हमने दो फीचर डिस्कस किए हैं, ग्रोथ एंड कॉन्शियसनेस। ग्रोथ पे कंट्रोवर्सी है कि लिविंग भी ग्रो कर सकते हैं और नॉन लिविंग भी ग्रो कर सकते हैं, तो एक्सक्लूसिव फीचर लिविंग का नहीं है। कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग ही कॉन्शियस होते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते, तो वो उसका वो एक्सक्लूसिव फीचर है। थर्ड पॉइंट इज रिप्रोडक्शन। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस तो करते हैं, बट ये ऑल नहीं हो सकते, कुछ एक्सेप्शंस हैं अभी भी। जैसे कुछ ह्यूमन बींग्स हैं, कभी मान लो किसी मेल में कोई दिक्कत आ गई, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। किसी फीमेल में दिक्कत है, ओवरीज में इश्यूज है, यूट्रस में इश्यूज हैं, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, नेक्स्ट जनरेशन को जन्म नहीं दे सकती, तो वो क्या हो गई? इनफर्टाइल। उसी तरह एक एग्जाम्पल है म्यूल, जिसको हिंदी में कहा जाता है खच्चर। ये जो पहाड़ी हिली एरियाज में देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा भार उठाकर ऊपर की ओर जाते हैं। हमारी जो नेचर है, कुदरत है, वो इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग को अलाउ नहीं करती। इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग, दो अलग अलग स्पीशीज आपस में ब्रीड नहीं कर सकती, नेचर उनको अलाउ नहीं करती। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, ब्रीडिंग का मतलब होता है मेटिंग करना और फिर रिप्रोडक्शन करना। ह्यूमन बीइंग के साथ मेटिंग कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, डॉग्स के साथ, कैट्स के साथ। हमारी नेचर इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग अलाउ नहीं करती। अगर ये हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल डोंकी अगर हॉर्स के साथ मेटिंग करता है, ब्रीड करता है, तो क्या बनते हैं? म्यूल। उनसे जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो किसकी है? म्यूल की। इन म्यूल को हिंदी में खच्चर कहते हैं। ये म्यूल जो होते हैं ये स्टेराइल होते हैं। आप स्टेराइल वर्ड भी लिख सकते हो और इनफर्टाइल भी लिख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। स्टेराइल या फिर इनफर्टाइल, ये वो हैं जो रिप्रोड्यूस आगे नहीं कर सकते। कुछ ह्यूमन बीइंग ऐसे हैं जो स्टेराइल है, इनफर्टाइल है, तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन सभी लिविंग में होगा ये जरूरी नहीं है, तो इसीलिए एक्सक्लूसिव फीचर लिविंग का नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, हमने बहुत बार सुना होगा कि इसको भूख ज्यादा लगती है, इसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, भूख कम लगती है, मेटाबॉलिज्म स्लो है। जब भी आप खाना खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, आप ये सब चीजें खाते हो, तो बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है, रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं, एंजाइम्स इसको कैटालाइज करते हैं और ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करती हैं और हमें फाइनली क्या मिलती है? एनर्जी। ये जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं, दीज रिएक्शंस आर नोन एज द मेटाबॉलिज्म। ये आपको ध्यान रखना है, लिविंग सिस्टम के अंदर
लिविंग वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लिविंग सिस्टम के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करती हैं, दोज रिएक्शंस, सीरीज ऑफ रिएक्शंस इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। यही रिएक्शंस आप लैब में भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंदर, बट लेबोरेटरी कंडीशंस में इन रिएक्शंस को आप मेटाबॉलिज्म का नाम नहीं दे सकते। मेटाबॉलिज्म का नाम सिर्फ और सिर्फ आप तभी दोगे जब ये रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हो रही हैं। तो अब इसमें आपको ध्यान रखना है, ये बहुत मतलब इस 11th का पहला क्वेश्चन ही यही बनता है कि कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली लिविंग बीइंग्स को डिफाइन करते हैं, राइट? कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो लिविंग बीइंग्स को डिफाइन नहीं कर सकते। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मुझसे डिलीट नहीं हो रहा, मुझे आपको लिख के बताना है। अब तक हमने पढ़ा कि लिविंग वर्ड इस चैप्टर का नाम है लिविंग बीइंग्स, और नेक्स्ट वर्ड क्या है? नॉन लिविंग बीइंग्स। जनरली आप पढ़ते आए हो ग्रो करना मतलब ग्रोथ करना, रिस्पॉन्स देना, राइट, रिप्रोडक्शन करना, नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देना, रिप्रोड्यूस करना, और क्या था? मेटाबॉलिज्म। ये सारे फीचर्स जिसमें हों उसको आपने क्या नाम दिया है अब तक? लिविंग बीइंग का, कि लिविंग बीइंग के अंदर ये 4 फीचर होते हैं। लेकिन 11th में आकर अब इस चैप्टर में स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे कि जो पहले लोग बोलते थे इनएमिनेट, एमिनेट, कि जो अलाइव है, जो अलाइव नहीं है, आज हम बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग। तो इनमें से ऐसे कौन से फीचर हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग के हैं, नॉन लिविंग के नहीं है? द वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना है तो बिना सोचे समझे वो क्या होगा? रिस्पॉन्स देना, या आप कह सकते हो कॉन्शियस होना। 2 ऑप्शंस हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर मेटाबॉलिज्म एज वेल, बट ये दोनों फीचर लिविंग के हों एक्सक्लूसिवली ये जरूरी नहीं है। यही हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। कि लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये फीचर्स यहाँ मेटाबॉलिज्म नहीं लिखा हुआ है, ये फीचर्स हैं जो लिविंग के होते हैं। पहले हम एक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं कि ग्रोथ क्या सिर्फ लिविंग में होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती? ऐसा नहीं है, ग्रोथ लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में भी है, एंड द वेरी कॉमन एग्जांपल इज माउंटेन्स। बट इनकी और हमारी ग्रोथ में डिफरेंस क्या है कि ये आउटसाइड ग्रो करते हैं बट वी आर ग्रोइंग फ्रॉम द इनसाइड। तो आप इस फीचर को तो कट कर दो कि एक्सक्लूसिवली लिविंग का नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस की, कॉन्शियसनेस की, अपने आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में अवेयर होने की। तो यस, सिर्फ लिविंग बीइंग्स ही ऐसे हैं जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते। यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी है कि जो इंसान कोमा में है सालों से, 10 साल, 15 साल, इतने साल भी लोग कोमा में रह जाते हैं, क्या वो रिस्पॉन्स करता है? बिल्कुल करता है। हमें दिख नहीं रहा, चल फिर नहीं रहा, उसे कुछ भी कह दो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लेकिन वो जिंदा है, बॉडी में उसके मेटाबॉलिज्म चल रहा है, क्योंकि उसको जो दवाइयां दी जा रही हैं, इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, ग्लूकोज दिया जा रहा है एनर्जी के लिए, वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसका मतलब ये जो फीचर है एक्सक्लूसिवली किसका हुआ? लिविंग बीइंग का। नेक्स्ट आता है आपका रिप्रोडक्शन करना।
हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस करेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते, ये बात तो है ही है। लेकिन क्या सभी लिविंग रिप्रोड्यूस करेंगे? ये भी सही नहीं है, सभी लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। कुछ इंसान ऐसे हो सकते हैं, इश्यूज तो किसी की भी बॉडी में आ सकते हैं, वो इनफर्टाइल हो जाएंगे। इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग नहीं हो सकती, दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म ब्रीड नहीं कर सकते। अगर वो ब्रीड कर रहे हैं तो उसके जो आगे आने वाली जनरेशन होगी वो 100% क्या होगी? स्टेराइल। वो फिर से ब्रीड नहीं कर पाएगी। कुदरत है, नेचर उसको स्टॉप कर देती है कि आगे ये सब प्रोसेस कंटिन्यू ना होता रहे। ये जो म्यूल होते हैं ये जानबूझ के बनाए जाते हैं। डोंकीज और हॉर्सेस की मीटिंग कराई जाती है जानबूझकर, ताकि म्यूल बनाए जा सके, क्योंकि ये म्यूल और किसी काम के नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भार उठा सकते हैं। इन्हें हिंदी में हम खच्चर बोलते हैं। यहाँ प्लीज एक चीज नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि जब ये म्यूल बनते हैं तो डोंकी और हॉर्स में से मेल कौन होना चाहिए, फीमेल कौन होना चाहिए? हम रिपीटिंग द क्वेश्चन कि जो म्यूल बनाया जाता है इसमें जो डोंकी है और हॉर्स है, गधा लेते हैं और एक घोड़ा होता है। अब इसमें से मेल कौन होगा और फीमेल, मतलब डोंकी मेल होनी चाहिए, मेल होना चाहिए या हॉर्स मेल होना चाहिए? ये इसका आप मुझे आंसर करोगे ग्रुप में। नेक्स्ट आप कोई एक और एग्जांपल ऐसा बताओगे जो इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग का है, एनिमल्स में ही होता है, म्यूल के अलावा एक और एग्जांपल भी है, वो आप मुझे ढूंढ के बताओगे। ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी कुछ इनफर्टाइल हो सकते हैं, तो फिर रिप्रोडक्शन को भी हम कट कर देते हैं कि ये फीचर नॉन लिविंग का तो नहीं है, लेकिन सभी लिविंग में हो ये भी जरूरी नहीं है, तो कुछ स्टेराइल भी होते हैं। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी के अंदर जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं, राइट, एंजाइम से कैटालाइज होती हैं। फॉर एग्जांपल फूड की ब्रेकडाउन होना, रेस्पिरेशन करना, ये जो रिएक्शंस हैं, दीज रिएक्शंस आर नोन एज दी मेटाबॉलिज्म। नो डाउट आप इन रिएक्शंस को केमिस्ट्री लेबोरेटरी में भी कर सकते हो और हम रिसर्च में करते भी हैं, आर्टिफिशियल डाइजेशन करा के भी देखते हैं, बट उसको आप फिर मेटाबॉलिज्म का नाम नहीं दे सकते। मेटाबॉलिज्म वर्ड जहां भी आएगा इट मीन्स कि वो लिविंग बींग्स के अंदर हो रहा है। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट feature, exclusive feature of the living is consciousness, aware होना, and the second one is metabolism. Body के अंदर जो series of reactions होती हैं they are also the exclusive feature of the living organisms. नेक्स्ट आएगा इस चैप्टर के अंदर, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट की है, लिविंग वर्ड आपका चैप्टर है। उसमें हमने अभी सिर्फ इतना ही देखा है कि जो 4-5 फीचर हम शुरू से सुनते आए हैं लिविंग के हैं, एक्चुअली लिविंग का फीचर कौन सा है? रियल वाला, एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में और सभी में हो। अब रिप्रोडक्शन है तो सिर्फ लिविंग में, बट वो सब में नहीं है, तो इसीलिए उसको कट कर दिया गया, राइट। नेक्स्ट है, अब लिविंग नॉन लिविंग की बात खत्म होती है कि नॉन लिविंग को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या है? लिविंग वर्ल्ड के बारे में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए, उनका नामकरण कैसे किया जाए, यहाँ मैंने लिखा है नॉमेनक्लेचर के बारे में कि इनके नाम होने भी तो बहुत जरूरी है ना। सपोज हमारे नाम ना हो तो हमें लोग कैसे पहचानेंगे? हर किसी की अपनी एक आइडेंटिटी होती है और उसकी वो आइडेंटिटी पहले हमारी आइडेंटिटी हमारे नाम से ही होती है, बाद में काम से होती है, पहले तो लोग हमारे नाम से ही जानेंगे ना। तो इन लिविंग बीइंग्स का भी नॉमेनक्लेचर ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड की हर कंट्री में, हर स्टेट में, हर विलेज में, हर जगह पे उसका एक ही नाम होना चाहिए जिसको सब पहचान सके। लोकल लैंग्वेज में नेम उसका नहीं होना चाहिए। तो ये नाम कौन रखेगा? 2 कमेटीज बनाई गई हैं, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, आप लिख सकते हो साथ साथ, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, बॉटेनिकल वर्ड आ गया, इसका मतलब ये जो कमेटी है, काउंसिल है, वो प्लांट्स के नेम के साथ डील करेगी। एंड द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल काउंसिल फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ जोलॉजिकल वर्ड आ गया, तो ये वो काउंसिल है जो
एनिमल्स के नेम के साथ डील करेगी। अब ये जो नॉमेनक्लेचर होता है, काउंसिल करती है, दोनों काउंसिल करती हैं। अगर किसी प्लांट की डिस्कवरी हुई है तो उसका जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीबीएन को दे दी जाती है कि इसकी डिस्कशन करो, इसके बारे में पता करो और इसका पूरा नाम रखो, नॉमेनक्लेचर करो। अगर किसी नया एनिमल पाया जाता है, उसकी डिस्कवरी होती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाती है? आईसीजेडएन को, कि इसका नॉमेनक्लेचर करो। अब इसको नाम रखने के प्रॉपर रूल्स होते हैं, ये हम ऐसे इनका नाम नहीं रख सकते। फर्स्ट रूल है बाइनोमियल सिस्टम होता है नॉमेनक्लेचर का। बाइनोमियल का मतलब है, यहां मैं आपको एक इमेज दिखा देती हूँ, ये इमेज आई होप आपको दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पे। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाई मतलब टू, नोमियल मतलब नेम, नॉमेनक्लेचर का मतलब है सिस्टम ऑफ द नेमिंग। हम इंसानों को, ह्यूमन बीइंग्स को साइंटिफिकली बोला जाता है होमो सेपियंस। कभी कभी आपको पढ़ने को मिलेगा होमो सेपियंस सेपियंस, राइट। तो ये है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म, चाहे ऑर्गेनिज्म वर्ड दोनों के लिए यूज होगा, प्लांट के लिए भी यूज हो सकता है और एनिमल के लिए भी, ठीक है। तो जब भी कोई नया एनिमल या जब कोई नया प्लांट डिस्कवर होता है तो उसका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू नाम रखा जाता है। दो नामों का नाम होगा उसका, जिसमें से ये जो पहला नाम होता है, यहाँ पे जो ये होमो लिखा हुआ है, होमो का मतलब होता है जीनस, और सेपियंस रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड नेम रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज को। आपको ध्यान देना है, दो वर्ड का नाम होता है, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस को, सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को। ये रूल्स हैं, इन रूल्स को हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ आपको इतना, ये जितना मैंने पढ़ाया रीड करना है बुक में से, नोट्स में से, प्लस म्यूल के बारे में मुझे बताओगे, लिखोगे अपने नोट्स के अंदर कि डोंकी और हॉर्स में से मेल फीमेल कौन होता है, राइट। और ऐसा ही एक और एग्जाम्पल बता दोगे मुझे, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, हिनी होते हैं, HINNY, हिनी, ये किसकी ब्रीडिंग से बनते हैं, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है।